जय हिंद जय भारत। आज हम क्लच ओवरहॉलिंग के बारे में सीखेंगे। इकाई 3 में यानी कि हमने 11th क्लास में दक्ष शक्ति संचारण यानी कि बेटर ट्रांसमिशन के लिए क्लच में रख रखाव और नियमित रूप से समायोजन के उसको समय समय पर एडजस्ट करने के लिए समझाया है और सीखा था। जब क्लच आवाज़ के साथ चलता है और क्लच सर्पण करता है कि भाई जब क्लच प्लेट के अंदर आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है या वह फ्लाई व्हील के साथ स्लिप होना स्टार्ट कर देता है तो पूर्ण ढंग से विनियोजित और वियोजित का युक्त नहीं होता। मतलब कि वह इंगेज और डिसंगेज मतलब कि उसके साथ अटैच और नॉन अटैच होने में प्रॉब्लम आती है। विनियोजित और वियोजित या विमुक्त करते समय झटका लगेगा। जब हम उसको इंगेज और या डिसंगेज करेंगे तो उस समय पर उसके अंदर झटका महसूस होगा। तो क्लच समूच का पुनर्कल्पन ओवरहॉलिंग आवश्यक है कि भाई उसको खोल करके उसकी एडजस्टमेंट जो उसके अंदर प्रॉब्लम है उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यह एक प्रकार से कहें कि उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करना। आज के वाहन में विभिन्न प्रकार के क्लच प्रयोग किए जाते हैं कि भाई आज के समय में बहुत ही डिफरेंट अलग अलग प्रकार के क्लचों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डायाफ्राम क्लच, यह आप अभी चित्र में देख रहे हैं, यह डायाफ्राम क्लच का चित्र है कि इस प्रकार की डायाफ्राम क्लच प्रयोग में लाई जाती है। अब आगे देखेंगे बहु क्लच प्लेट यानी कि मल्टी क्लच प्लेट। इस प्रकार का जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार की मल्टी क्लच प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। मल्टी क्लच प्लेट का मतलब है इसमें कई सारी क्लच प्लेट एक बार में ही प्रयोग की जाती हैं ताकि कम जगह पर कम स्थान पर इस प्रकार के क्लच प्लेट को लगाया जा सके, यूज किया जा सके। स्थान रखने के लिए इसी प्रकार की क्लच प्लेट का उपयोग किया जाता है आजकल के सभी टू व्हीलर व्हीकल। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच प्लेट का चित्र। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल क्लच प्लेट का चित्र है और अब आगे वीडियो में इसके द्वारा आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल क्लच कार्य करती है। यह अब देखिए ये फ्लाई व्हील के अंदर ही एक ये वेट लगे रहते हैं जिनको हम लाइनर बोलते हैं, जो स्प्रिंग के साथ अटैच रहते हैं। जब फ्लाई व्हील घूमता है तो यह इसके साथ इंगेज होने और डिसंगेज होने का कार्य करते हैं, इसी के साथ रोटेट होते हैं। जब कोई भी चीज़ घूमती है तो उसे बाहर की तरफ खींचा जाता है या बाहर की तरफ भागती है। उसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपकी कार्य करती है। अब ये सेकंड चित्र में दिखा रहे हैं, इसके अंदर देखिए यह घूम रही है। जब यह स्पीड में घूमती है तो यह वेट बाहर की तरफ जाते हैं और जो उसके फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको भी घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आगे पावर को भेजा जाता है। यह इस चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। आइए अब आगे देखते हैं डायाफ्राम क्लच। इस प्रकार के क्लच में कुंडली कॉइल स्प्रिंग के स्थान पर डायाफ्राम स्प्रिंग को प्रयोग किया जाता है। अब देख लिए कॉइल स्प्रिंग वाली जो क्लच प्लेट है वो किस प्रकार की होती है। आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे जो स्प्रिंग है, जो कॉइल स्प्रिंग है, एक मतलब कि कॉइल तार की तरह घुमा करके बनाया गया स्प्रिंग है। इस प्रकार की क्लच प्लेट की बजाय हमारे को डायाफ्राम क्लच का जो है उपयोग करने के लिए यूज में लिया जाता है, जो इससे काफ़ी बेटर है। आइए अब हम आपको डायाफ्राम क्लच का चित्र दिखाते हैं। यह देखिए जो सेकंड पर लिखा हुआ है डायाफ्राम स्प्रिंग, यह इस प्रकार का स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है कॉइल स्प्रिंग की बजाय, ताकि यह अच्छी प्रकार से पावर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। उसके साथ इंगेज उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखता है। तो अब आगे देखेंगे तो इस प्रकार के क्लच को डायाफ्राम क्लच कहा जाता है। स्प्रिंग क्लच की तुलना में डायाफ्राम क्लच आकार में छोटा होता है। तो आपने अभी देखा कि जो इसका डायाफ्राम है, डायाफ्राम टाइप का जो स्प्रिंग है वो काफ़ी छोटा होता है और अधिक टॉर्क संचारित करता है। टॉर्क का मतलब जो आगे से आने वाली पावर है उसको प्रेशर के साथ आगे भेजता है। बड़े अच्छे से वर्क करता है ये डायाफ्राम स्प्रिंग, क्योंकि डायाफ्राम स्प्रिंग आम कॉइल स्प्रिंग की तुलना में ज़्यादा दबाव प्रदान करता है स्प्रिंग के तौर पर, जिससे कि अच्छी प्रकार से आने वाली पावर को आगे सही प्रकार से भेजा जा सके। इसलिए स्प्रिंग क्लच के बजाय डायाफ्राम क्लच उपयोग करना अधिक लाभदायक है। कि भाई जो कॉइल स्प्रिंग वाला जो हम क्लच इस्तेमाल करते हैं उससे बेटर जो है आपका डायाफ्राम क्लच का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। यह ऊर्जा के संचयन के लिए और अधिक कॉम्पैक्ट साधन है कि भाई यह ऊर्जा को संचय मतलब कि ऊर्जा को कंट्रोल करता है और अच्छे प्रकार से आगे जो आने वाली पावर है उसको सही प्रकार से आगे भेजता है। इसलिए कॉम्पैक्ट
मतलब कि एक बहुत ही अच्छा साधन है। इस प्रकार के कॉम्पैक्ट डिजाइन द्वारा छोटे क्लच ढांचे की आवश्यकता होती है। तो कॉम्पैक्ट मतलब कि एक सही साइज का है जो एडजस्टेबल होता है, तो उसके लिए हमें छोटे ढांचे की आवश्यकता होगी, इसलिए बेटर है। यह अपकेंद्र बल से कम प्रभावित होता है। यह जो अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसके ऊपर कम प्रभाव डालता है और यह उच्च घूर्णन गति का सामना कर सकते हैं। कि भाई जैसे हाई स्पीड पे जो मूव होता है, फ्लाई व्हील मूव होता है, तो यह उसका अच्छी प्रकार से सामना कर सकता है। यह अपकेंद्र बल से कम प्रभावित होता है। यह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे भी कम प्रभावित होता है। डायाफ्राम दोनों कम कंपन स्प्रिंग और मुक्त लीवर के रूप में कार्य करता है। डायाफ्राम स्प्रिंग उसको इंगेज और डिसंगेज में कार्य करता है। डायाफ्राम क्लच में अन्य प्रकार के क्लचों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। सबसे मेन पॉइंट है कि जो और अन्य क्लच प्लेट हैं उनकी अपेक्षा जो डायाफ्राम क्लच है उसमें रख रखाव की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। आइए अब और आगे नेक्स्ट देखते हैं। वाहनों में उपयोग क्लच की पुनर्कल्पन ओवरहाल, यानी कि उसको खोल करके रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना किस प्रकार से किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर आता है कि क्लच की ओवरहालिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बताएं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे उपकरण की आवश्यकता, कि भाई हमें ओवरऑलिंग यानी कि उसको रिपेयर मेंटेनेंस करते समय कौन कौन से टूल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खुले मुख्य ओपन यानी कि ओपन एंड रिंग, और रिंग स्पैनर और बॉक्स स्पैनर जो बॉक्स टाइप का होता है। आप सबको पुराने 10th क्लास में लेवल 2 के अंदर ये सभी उपकरण आपको बता दिए गए थे। विशेष उपकरण जो स्पेशल टूल होता है, आदि औजारों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे देखते हैं क्लच स्मूथ को इंजन से हटाने की प्रक्रिया, कि भाई हमें इंजन से क्लच को किस प्रकार से खोलना है, किस प्रकार से वहाँ से उसको हटाना है। सबसे पहले नंबर पॉइंट काउंट करेंगे। नंबर 1 है वाहन को समतल भूमि स्तर पर रखें, कि भाई हमारी जो गाड़ी है अगर हमें क्लच को खोलना है तो सबसे पहले उसको एक लेवल एरिया में खड़ा करना होगा, समतल भूमि पर खड़ा करना होगा। नंबर 2, वाहन को एक विशिष्ट ऊंचाई तक उठाएं और अपनी जो गाड़ी है या व्हीकल है, जो वाहन है, उसको एक निश्चित ऊंचाई तक उठा हुआ होना चाहिए ताकि उसके नीचे अच्छी तरह से काम किया जा सके। फिर आगे देखते हैं घंटाकार ढांचे बेल आवाज से क्लच लिंकेज कनेक्शन निकालें, कि भाई जो उसके कनेक्शन हैं, जो उसके साथ अटैचमेंट की गई कनेक्शन है, उनको उसके क्लच प्लेट से हटाना है। नंबर 4, गियर बॉक्स के संगम फ्लैंज से प्रोपेलर शाफ्ट को निकालें। नंबर 4 के अंदर बता रहा है गियर बॉक्स के साथ जो अटैच होती है प्रोपेलर शाफ्ट, उसका जो फ्लैंज है, जो यूनिवर्सल जॉइंट से उसके साथ अटैच करता है, फ्लैंज होते हैं जो खांचे होते हैं, उसमें से उसको प्रोपेलर शाफ्ट को हटाना है, निकालना है। कहने का मतलब यह है कि प्रोपेलर शाफ्ट को गियर बॉक्स से हटाएं। नंबर 5 है क्लच ढांचे और गियर बॉक्स ढांचे के नटों और बोल्टों को ढीला करें और निकालें। क्लच ढांचे और गियर बॉक्स के नटों को, जो गियर बॉक्स इंजन के साथ अटैच हुआ होता है, उसके जो नट हैं उनको खोलना है और उसको निकालना है, मतलब कि ढीला करके उसको साइड में करना है। नंबर 6, गतिपाल चक्कर पर आवरण कवर की स्थिति को मार्क करें। अब नंबर 6 में बता रहा है कि गतिपाल चक्कर का मतलब है फ्लाई व्हील के ऊपर जो कवर लगा होता है, जहाँ पे क्लच प्लेट उसके साथ बाइंडिंग की जाती है, उसके ऊपर निशान लगा देंगे कि कहाँ पर उसको उसके साथ बाइंड किया होता, ताकि हम दोबारा उसको ओवरहालिंग करके या रिपेयर करके वापस वहीं उसी स्थान पर लगा सकें, उसी मार्क पर उसको जो है ना फिट किया जा सके। नंबर 7, गतिपाल चक्कर के दबाव प्लेट के समुच्च के सभी बोल्टों को निकालें। जो फ्लाई व्हील के ऊपर प्रेशर प्लेट लगी होती है, जो उसके ऊपर नट बोल्ट लगे होते हैं, उनको हमें क्या करना है, निकाल देना है खोल के। नंबर 8, क्लच प्लेट, दबाव प्लेट और रिलीज बेरिंग को निकालने और निरीक्षण के लिए कार्य बेंच पर लेकर आएँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें जो भी पार्ट्स उसके क्लच प्लेट के हैं उनको सभी को निकाल कर अपनी वर्क बेंच के ऊपर रखकर उनका निरीक्षण करना है, मतलब कि उनकी चेकआउट करना है कि कौन कौन से पार्ट में डैमेज है, कौन कौन सा पार्ट उसका घिस गया है, कौन कौन से पार्ट में उसकी खराबी है। इसीलिए उसको चेक किया जा रहा है कि सभी पार्ट्सों को निकाल कर एक टेबल के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल लीकेज चेक करना, कि किस प्रकार ऑयल लीकेज की चेकिंग की जाए। आइए हम देखते हैं तेल रिसाव के लिए क्लच प्लेट का निरीक्षण, कि भाई उसमें से ऑयल लीकेज कहाँ कहाँ से हो रहा है और उसको किस प्रकार से चेक किया जाए। नंबर 1, क्लच प्लेट का तेल रिसाव के लिए जांच करें, कि सबसे पहले
यह देखना है कि क्लच प्लेट के ऊपर ऑयल कहाँ से लीकेज होके आ रहा है। नंबर 2, वर्नियर गहराई नापने के लिए गेज के साथ क्लच प्लेट की मोटाई की जांच करें और यदि यह स्वीकार्य सीमा से बाहर है तो इसे बदलें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने क्लच प्लेट को निकाला है उसकी जो है मोटाई नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्नियर का, जो आपको पहले सिखाया जा चुका है कि वर्नियर किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो उसके साथ हम क्लच प्लेट की मोटाई को नापेंगे। अगर वह लिमिट में है तो ठीक है, नहीं तो अगर वह घिस चुकी है तो उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। नंबर 3, क्लच के आवरण कवर समुच की जांच करेंगे। यदि वहाँ तेल का रिसाव है तो गियर बॉक्स पर या क्रैंक शाफ्ट पर तेल की सील को बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्लच प्लेट का जो ऊपर का कवर होता है, जो क्लच प्लेट को रोकता है, प्रेशर प्लेट होती है, उसकी जांच करेंगे। अगर उसके ऊपर कहीं पर भी आपको तेल लगा हुआ मिलता है तो हम क्या करेंगे, गियर बॉक्स और क्रैंक शाफ्ट के सील को बदल देंगे। जो गियर बॉक्स का जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है, कई बार वह लीकेज होके क्लच प्लेट के ऊपर आ जाता है, और उधर से इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है वहाँ पे भी सील लगी होती है, कभी कभी वह लीकेज होके लुब्रिकेशन ऑयल क्लच प्लेट के ऊपर आ जाता है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, उन दोनों की सील को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। नंबर 4, क्लच प्लेट को क्लच शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट पर रखें। अब हम क्लच प्लेट की जो है बैलेंसिंग चेक करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, क्लच प्लेट को क्लच शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट पर उसको रख देना है या लगा देना है। तो नंबर 5 में देखेंगे, क्लच प्लेट पर डायल गेज को रखें और क्लच प्लेट के विरूपण की जांच करने के लिए क्लच शाफ्ट को घुमाएं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डायल गेज का इस्तेमाल करना है और डायल गेज का यूज करके क्लच प्लेट के अंदर जो भी बैलेंसिंग नहीं है या ओवर बैलेंस है तो उस चीज़ को चेक करने के लिए डायल गेज से हम उसे चेक करेंगे और जो इनपुट शाफ्ट है उसको घुमाएंगे, जिससे क्लच प्लेट घूमेगी और डायल गेज पर हमारे को उसकी रीडिंग मिलेंगे कि भाई उसके अंदर कितना डिसबैलेंस है। नंबर 6 देखेंगे, डायल गेज के सूचक के क्लच प्लेट पर लंबवत रखें। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर डायल गेज का जो पॉइंटर होता है वह उसके ऊपर लंबवत रखना है, कि उसको लंबा करके रखना है। क्लच प्लेट को घुमाएं और रेडियल रनआउट की जांच करें। तो हमें क्या करना है, क्लच प्लेट के ऊपर उसको रखना है और क्लच प्लेट को घुमाना है और उसकी रनआउट को चेक करना है, जो जिसे हम डिसबैलेंसिंग बोलते हैं। और यह यदि रनआउट इसकी 2.0 mm से अधिक है तो क्लच प्लेट को बदल देंगे। अगर यह इसकी रनआउट 2.0 mm से अधिक मिलती है तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, उसको बदल देना है। नंबर 7 पर देखेंगे, क्लच शाफ्ट को बंकन के लिए निरीक्षण करें और क्लच के खांचों स्प्लाइंस की भी जांच करें। तो हमें यहाँ पे उसकी रन आउट को चेक कर लिया है, बंकन का चेक कर लिया है, अब उसकी स्प्लाइन चेक करनी है। जो खांचे होते हैं, क्लच प्लेट के अंदर खांचे होते हैं, तो हमें उनको भी चेक करना है कि वो कितना घिस चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं। नंबर 8 पर देखेंगे, ऐंठन स्प्रिंग को टूटन या ढिलाई के लिए का निरीक्षण करें। जो इसके अंदर स्प्रिंग होता है, जो डायाफ्राम स्प्रिंग होता है, उसको भी हमें चेक करना है, या क्लच प्लेट के अंदर जो कॉइल स्प्रिंग लगे रहते हैं कि वो लूज हो गए हैं या टूट गए हैं, तो उनको भी चेक करना है कि अगर वो टूटे हैं तो हमें उन्हें क्या करना है, बदल देना है। नंबर 9 में देखेंगे, क्लच हब के आंतरिक खांचे स्प्लाइंस के बीच और क्लच शाफ्ट की बाहरी खांचों स्प्लाइंस के बीच अंतर की जांच करेंगे और यह अंतराल 0.05 मिलीमीटर से 0.05 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह स्टूडेंट्स बता रहा है कि जो क्लच प्लेट के अंदर स्प्लाइंस होते हैं और क्लच प्लेट जिसके ऊपर जो शाफ्ट के ऊपर लगती है उसके ऊपर भी स्प्लाइंस बने होते हैं, तो यह दोनों आपस में मैच करते हैं। तो उन दोनों की जो आपस में फिनिशिंग होती है, एक दूसरे के अंदर फिटिंग होती है, उसके अंदर हल्का सा गैप होता है। उस गैप का, तो उस गैप को यह बता रहा है कि वह गैप हमें चेक करना है और उस गैप का जो है 0.05 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें इस प्रकार का कोई भी फॉल्ट मिलता है तो हम वहाँ पर भी उसको बदल देंगे। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट है गतिपाल चक्र के घर्षण सतह का निरीक्षण, यानी कि जो फ्लाई व्हील है जहाँ पर हमारी क्लच प्लेट उसके साथ रगड़ खाती है, तो सरफेस मतलब उस सतह को चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या खराबियाँ हैं और किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गतिपाल चक्र के घर्षण सतह का निरीक्षण करेंगे। यदि वर्ताकार रेखा लाइनों का घर्षण पाया जाता है तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील को हम चेक करेंगे और उसके ऊपर वर्ताकार मतलब है गोलाई में उसके ऊपर लाइनें मिलेंगी, यानी कि उसके ऊपर रगड़ खाई हुई लाइनें मिलेंगी। किस चीज़ की, क्लच प्लेट की। जब वो उसके साथ इंगेज और डिसंगेज होती है तो एकदम से जब उसके साथ रगड़ खाती है,
अटैच होती है तो उस टाइम पर फ्लाई व्हील के ऊपर घर्षण क्रिएट होता है, रगड़ पैदा होती है और उस रगड़ से उस फ्लाई व्हील के ऊपर जो है वर्ताकार लाइनें हो जाती हैं जिससे फ्लाई व्हील घिस जाता है। तो उस चीज़ का यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। अगर फ्लाई व्हील के ऊपर इस प्रकार के वृत्ताकार यानी कि गोलाकार अगर कोई निशान मिलते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, क्रैंक शाफ्ट से हटा लेंगे, निकाल लेंगे और उसको खराद मशीन पर गतिपाल चक्कर के घर्षण सतह का खरादन करेंगे और रेखाओं को हटाएंगे। कि भाई उसके ऊपर जो खराद की मशीनें होती हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उसके मेटल को रिमूव कर देते हैं, उसका सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। तो वो खराद की मशीन पे इस प्रकार का कार्य किया जाता है। नंबर 4, क्लिक बेरिंग को घिसाव के लिए निरीक्षण करेंगे। जो इसके अंदर क्लिक बेरिंग जो इसके ऊपर क्लिक करता है उसको भी चेक करेंगे, जो स्प्रिंग को दबाता है कि भाई वो कितना घिस चुका है जो इसके ऊपर, कि उसकी जो घिसावट कितनी है उसको भी चेक करेंगे। नंबर 4, गतिपाल चक्कर के गियर दंत को घिसाव के लिए चेक करेंगे, यदि क्षति पाई जाती है तो उसे बदलेंगे। तो गतिपाल चक्कर के जो दंत होते हैं जिसके ऊपर हम जिसे बोलते हैं फ्लाई व्हील रिंग। फ्लाई व्हील रिंग का काम क्या होता है, यह सेल्फ स्टार्टर से पावर देता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर लगे हुए दंत को भी चेक करेंगे ताकि वो घिसे हुए हैं या सही हैं, जिससे हमारा जो है ना सेल्फ स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे देखेंगे दबाव प्रेशर प्लेट। अब हम प्रेशर प्लेट के बारे में सीखेंगे कि भाई प्रेशर प्लेट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस प्रकार ठीक करते हैं। नंबर 1, प्रेशर प्लेट की घर्षण सतह पर वर्ताकार रेखाएं, लाइनें तथा खरोंचें होती हैं। तो प्रेशर प्लेट के ऊपर भी क्या होता है, कई बार निशान पड़ जाते हैं फ्लाई व्हील के साथ, वो जो अटैच रहती है तो उसको भी चेक करेंगे, उसके ऊपर कोई लाइनें या कोई वर्ताकार उस पर खरोंचें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, प्रेशर प्लेट यदि विकृत है तो छीलने या खरादन की प्रक्रिया अपनाएं। तो उसको भी ऐसे ही हमें मशीन के ऊपर रख के, खराद मशीन के ऊपर रख के उसका जो है सरफेस जो है घिसाना पड़ेगा और वो बिल्कुल प्लेन और एक जैसा करना पड़ेगा। आइए अब हम आपको लेथ मशीन के चित्र दिखाते हैं कि वह किस प्रकार की होती है। यह आप छात्रों देख रहे हो कि यह लेथ मशीन का चित्र है। इस प्रकार की लेथ मशीन का उपयोग करके उसको ग्राइंड किया जाता है, सरफेस को फिनिशिंग दी जाती है। यह इसका ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया है। अब हम आगे देखेंगे डायाफ्राम जो स्प्रिंग है वह किस प्रकार का होता है। यह देखिए छात्रों, इन दोनों के बीच में जो है ये डायाफ्राम का चित्र है। इसके ऊपर जो है फिंगर बनी होती हैं, इन्हीं को चेक करना होता है कि ये घिस गई है या टूट गई है या दरार खा गई है। अब सेकंड पॉइंट में देखेंगे स्प्रिंग के तनाव की जांच करेंगे कि वह स्प्रिंग तनाव ले रहा है या नहीं ले रहा है। उसके ऊपर हम प्रेशर डाल के देखेंगे कि वह सही प्रकार से उसको प्रेशर को सहन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब नंबर 3 में देखेंगे मुक्त रिलीज बेरिंग को घिसाव के लिए जांच करेंगे और यदि यह घिस गया तो इसे बदलेंगे। जो प्रेशर डायाफ्राम स्प्रिंग के ऊपर जो प्रेशर बनाता है वह बेरिंग को हम चेक करेंगे, उसको भी चेक करेंगे कहीं वो भी तो घिसा हुआ नहीं है। अगर वह घिसा हुआ है तो उसको भी चेक करके हम चेंज कर देंगे, बेरिंग को भी चेंज कर दिया जाएगा। नंबर 4, रिलीज बेरिंग के आधार पर आलम्ब और शाफ्ट का निरीक्षण, कि जहाँ पर बेरिंग को लगाया जाता है उस शाफ्ट को भी चेक करेंगे और बेरिंग का जो अंदर का डाया है उसको भी चेक करेंगे कि वह उसके ऊपर प्रॉपर सेट है या नहीं है, या वह घिसने के कारण उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो शाफ्ट का भी निरीक्षण करेंगे जिस शाफ्ट पर उसको बेरिंग को लगाया जाता है। और अब हम देखेंगे जो भी हमने काम किए जा रहे हैं उस काम को करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, पार्ट्स को गलत जगह मत रखें। जो भी पार्ट हम खोलते हैं या उसमें से निकालते हैं उनको एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 2, हटाए गए नट और बोल्टों को पात्र में ठीक से रखें। किसी भी एक सूटेबल पात्र, कटोरा या कहीं पे भी एक जो बाल्टी वगैरह जहाँ आप उसको इकट्ठा करके रख सकें, इस प्रकार से उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना है किसी भी चीज़ के अंदर। अब आगे देखें क्लच में दोष निवारण ट्रबल शूटिंग की प्रक्रिया। क्लच सर्पण करता है कि भाई उसके अंदर जो है ना क्लच स्लिप कर रहा है, प्रॉपर जो पावर को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ का चेक करेंगे। क्लच का सर्पण यानी कि स्लिप होना। यदि क्लच प्लेट को मुक्त करने के बाद गियर बॉक्स को इंजन से शक्ति का संचारण नहीं होता है तो यह इंगित करता है कि क्लच सर्पण फिसल रहा है। क्लच में दोष और निवारण के उपाय उस प्रकार से हैं।
यहाँ पर यह बता रहा है कि क्लच जब हम इंगेज करते हैं या जब हमें क्लच पैडल पर से पाँव हटा लेते हैं और क्लच इंगेज हो जाती है और वह स्लिप कर रहा है, यानी कि पावर को पूरी तरह से आगे गियर बॉक्स तक नहीं भेज पा रहा है, तो वह फिसल रहा होता है, यानी कि स्लिप कर रहा होता है। तो उसमें क्या क्या दोष हैं और क्या क्या हम उसके उपाय कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अब हम आगे देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार उस चीज़ को दूर किया जा सकता है। अब हम क्लच के दोष और उसके उपाय देखेंगे और सीखेंगे। क्लच पैडल में अनुचित चाल फ्री प्ले को एडजस्ट करेंगे। क्लच प्लेट के अस्तर पर तेल है, यानी कि क्लच प्लेट के ऊपर तेल है, तो हम क्या करेंगे, क्लच प्लेट के अस्तर को बदल देंगे। डायाफ्राम स्प्रिंग कमज़ोर है तो स्प्रिंग को बदल देंगे। क्लच डिस्क, प्रेशर प्लेट और गतिपाल चक्र की सतहें विकृत या बंकित हैं। तो भाई जो क्लच डिस्क है या क्लच की जो प्लेट है या प्रेशर प्लेट है या फिर जो फ्लाई व्हील है, उसकी सतह पे कोई भी खराबी है तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को बदल देंगे। फिर एक क्लच शोर करता है, अगर क्लच के अंदर आवाज़ आती है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्लच के घिसे मुक्त रिलीज बैरिंग को बदलेंगे या दरार वाली क्लच डिस्क या हब को बदल देंगे। कि भाई जो रिलीज बैरिंग है या क्लच में कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। आगे देखेंगे क्लच डगमगाता है, जर जर जड़ है, यानी कि उसमें आवाज़ करता है और हिलता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब क्लच पैडल को क्लच के विनियोजन के लिए मुक्त किया जाता है तो वाहन झटके के साथ आगे बढ़ना शुरू होता है। इस तथ्य को क्लच के डगमगाने जडर के रूप में जाना जाता है। मतलब जडर का मतलब है झटके, कि भाई जब हम क्लच गियर लगा के और क्लच को छोड़ते हैं, इंगेज करते हैं, तो उस समय पर उसमें झटके लगते हैं। तो उसके लिए क्या क्या है वो देखते हैं, दोष क्या है उसके और उसके उपाय क्या हैं। डायाफ्राम क्लच कमज़ोर है। डायाफ्राम जो उसके अंदर स्प्रिंग है, क्लच के अंदर जो डायाफ्राम का टाइप का जो स्प्रिंग है, उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। इनपुट या क्लच शाफ्ट के खांचे स्प्लाइन खराब हैं, तो जो क्लच शाफ्ट के अंदर या क्लच प्लेट के अंदर जो उसके खांचे होते हैं, तो वो अगर ख़राब हैं तो क्या करेंगे, क्लच शाफ्ट को बदल देंगे। क्लच प्लेट में जंग लगा है, अगर क्लच प्लेट के अंदर कोई भी जर लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, तो क्लच प्लेट को बदल देंगे। क्लच डिस्क टूटी हुई है, क्लच की जो प्लेट है अगर वह टूटी हुई है तो उसको भी क्या करेंगे, बदल देंगे। यहाँ पर क्लच डिस्क का मतलब है क्लच प्लेट अगर टूटी है उसको बदल देंगे। क्लच की सतह कांचित गेज्ड है, क्लच प्लेट को ही बदल देंगे। अगर क्लच प्लेट की सतह खराब है तो उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। यह सभी इसी प्रकार से हम इसको रिपेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसी में से इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाने हैं। क्लच जडर के बारे में बताएं तो आपको ऐसे ही बताना है। क्लच के दोष और निवारण के या उपाय बताएं तो ऊपर वाले जो आपने देख रखा है इसमें से बताना और क्वेश्चन बना के तैयार करने